अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं अपनी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इसके भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट लेक्चर्स को आपने देखा होगा, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को, तो उससे आपको आइडिया होगा कि हम इस चैप्टर को पूरा नहीं कवर करने वाले हैं, बल्कि इसके अंदर हम सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे, ताकि हम कम टाइम में मैक्सिमम तैयारी कर सकें। क्योंकि अगर हम पूरे चैप्टर की तरफ जाएंगे तो ये बहुत लेंथी चैप्टर है और इसको करने में तकरीबन 15 दिन से 20 दिन लग सकते हैं। तो बजाय इसके कि हम इसको इतना ज़्यादा स्ट्रेच करें, हम इसके बजाय शॉर्ट तैयारी करते हैं, प्रिसाइज कर लेते हैं चीज़ों को और उसी की बेहतरीन तैयारी करते हैं। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमारे गेस्ट पेपर से निकाला गया है। एमई इंग्लिश सेंटर के ऑथेंटिक गेस्ट पेपर्स हैं। अगर आप लोग बाय करना चाहते हो तो आपको नीचे नंबर दिख रहा होगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द डिफरेंट टाइप ऑफ कोल एंड हाउ डू दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो कोल टोटल 4 टाइप्स का होता है: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या ब्यूटामिन और एंथ्रासाइट। ये 4 किस्म के कोल्स होते हैं, जिसमें से पीट के अंदर सबसे कम कार्बन क्वांटिटी होती है। कोल बेसिकली बनता कैसे है कि जब दरख्त की जो लकड़ियां होती हैं वो ज़मीन के अंदर दफन कर दी जाती हैं और लाखों साल तक वो जो ज़मीन के अंदर रहती हैं, तो वो लकड़ियां ना कोयले में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। और पीट बिल्कुल इनिशियल स्टेज है। इस स्टेज पे लकड़ियां बिल्कुल स्टार्ट होती है कोयले में कन्वर्ट होना। तो यहाँ पे सबसे कम कार्बन क्वांटिटी होती है 60 to 75%। उसके बाद और मजीद टाइम के लिए अगर यही पीट जमीन के अंदर रहेगा तो वो लिग्नाइट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। लिग्नाइट के अंदर कार्बन क्वांटिटी और अच्छी हो जाती है, 75 to 80। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। पीट के अंदर कम होती है 50 to 65, लिग्नाइट के अंदर 65 to 75 होती है। ब्यूटामिन के अंदर और कार्बन क्वांटिटी बढ़ जाती है, 75 से लेकर तकरीबन 85 तक इसके अंदर होती है। और 85 से लेकर 90% तक एंथ्रासाइट। तो यानी कि एंथ्रासाइट जो है वो सबसे महंगी क्वालिटी वाला कोल होता है। जो लोग कोयला वगैरह खरीदते हैं, बारबेक्यू के लिए मोस्टली खरीदा जाता है डोमेस्टिक पर्पस में, तो सबसे अच्छा जो होता है ना, पूछा जाता है कि कौन सा कोयला चाहिए, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड, 3 से 4 बताए जा रहे होते हैं। तो एंथ्रासाइट टॉप है, इसकी क्वालिटी बेस्ट होती है, यानी कि ये बहुत देर तक बर्न होता रहता है क्योंकि इसके अंदर कार्बन क्वांटिटी ज़्यादा है। और जितनी कार्बन क्वांटिटी बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा कोयला अच्छी क्वालिटी का होता जाएगा। ये कम चलेगा, ठीक है, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा। पीट जो होता है ये बिल्कुल अर्ली स्टेज होती है कि जब कोयला बनना शुरू होता है। उसके बाद लिग्नाइट की अगर बात करें तो ये ब्लैक ब्राउनिश सा होता है, ब्लैक ब्राउनिश सा होता है। उसके अलावा ब्यूटामिन ये ब्लैक कलर का होता है, यानी कि इनके कलर बदलते जाते हैं। हमारा कोयला मोस्टली ब्लैक कलर का होता है और ये जो एंथ्रासाइट है ये डार्क ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, डार्क ब्लैक कलर का होता है और इसमें सबसे ज्यादा कार्बन क्वांटिटी होती है। उसके अलावा अगर बात करें पीट की, तो पीट क्योंकि तकरीबन वुड जैसा ही होता है, क्योंकि ये बिल्कुल अर्ली स्टेज है लकड़ियों के कोल में कन्वर्ट होने की, तो ये वुड जैसा ही होता है। तो ये ज्यादातर लकड़ियां जहाँ पे जला के काम किया जा रहा होता है, भट्टी वगैरह में रोटियां वगैरह बन रही है, इस तरीके से लकड़ियां जहाँ पे जल रही होती हैं, तो ये वहाँ पे एज अ वुड इस्तेमाल हो रहा होता है। लिग्नाइट, ब्यूटामिन और एंथ्रासाइड को एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जा रहा होता है, जैसे ट्रेन के इंजन्स कोल से चलते हैं। ठीक है, पावर जनरेशन होती है, ठीक है, कोल से। तो काफ़ी सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रहे होते हैं इसके में। आपके एप्लीकेशंस बहुत सिंपल सी हैं कि पावर जनरेशन में इस्तेमाल हो रहा है या डोमेस्टिक पर्पस में घर में भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। और उसके अलावा
बहुत सारे यूजेस है इसके। इंजन को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इस्तेमाल किया जा रहा होता है, तो बहुत सारे यूज होते हैं कोयले के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ इट। सबसे पहले व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, ये पता होना चाहिए। ठीक है, होमोलोगस सीरीज क्या होती है? मेंबर्स of same family having difference of CH2 methylene group। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल कैसे समझें कि एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं लेकिन उनके अंदर मिथाइलिन CH2 का डिफरेंस आ रहा है। अब हम बात करें सबसे पहले अल्कीन की। आप लोगों ने मैट्रिक में नॉमेनक्लेचर किए होंगे, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन का फॉर्मूला क्या होता था? CnH2n+2। अब इसके मुताबिक अगर मैं फॉर्मूलाज बनाऊं, एक कार्बन को लेके तो CH4, 2 को लेके तो C2H6, 3 को लेके तो C3H8, ठीक है, C4H10 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। अब अगर आप सब में डिफरेंस देखो, इसके अंदर और इसके अंदर डिफरेंस कितना है? CH4 को अगर मुझे C2H6 बनाना है तो मैं CH4 के अंदर जस्ट CH2 ऐड कर दूं, एक कार्बन बढ़ा दूं, 2 हाइड्रोजन बढ़ा दूं, तो ये बन जाएगा। सिमिलरली इन दोनों के अंदर भी यही डिफरेंस आ रहा है CH2 का, कि इसके अंदर इसको अगर मुझे C2H6 को C3H8 बनाना है तो इसके अंदर मुझे इसके अंदर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे, तो ये बन जाएगा। तो कहने का मकसद क्या है कि एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बट डिफरेंस इनके अंदर कहाँ से आ रहा है? सिर्फ CH2 का डिफरेंस आ रहा है, जिसको मिथाइलिन ग्रुप कहा जाता है। सही है, तो ये होमोलोगस सीरीज कहलाती है। ये मेंबर्स के दरमियान में सीरीज के से रखे हुए मेंबर्स, उनके दरमियान में CH2 का डिफरेंस आया है। अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, पहली बात क्या है कि इनके अंदर 14 AMU का डिफरेंस है। 14 AMU का क्या मतलब है? CH2 का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालूं मैं, कार्बन का 12 होता है प्लस हाइड्रोजन का 2, 14 हो गया। 14 AMU का एटॉमिक मास आ रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि CH2 का डिफरेंस आ रहा है, या ये भी कह सकता है कि 14 AMU का डिफरेंस आ रहा है। उसके अलावा सारे मेंबर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। ठीक है, यानी कि CH4 भी क्योंकि अल्केन है, ये भी अल्केन है, ये भी अल्केन है, ये भी अल्केन है, सारे अल्केन है, तो इन सबके अंदर अल्केन वाली प्रॉपर्टी होगी, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाली प्रॉपर्टी होगी। लेकिन इन सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं। प्रॉपर्टीज में वेरिएट, यानी कि क्योंकि देखो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, ये वाला मॉलिक्यूल इसके मुकाबले में भारी है, तो हो सकता है इसकी ज्योमेट्री थोड़ी सी डिफरेंट हो जाए, या हो सकता है कि इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। ठीक है, इसकी डेंसिटी डिफरेंट हो जाए, क्योंकि कार्बन ज्यादा डेंसिटी बढ़ सकती है ना। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी चेंज हो सकती है, मगर इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी, यानी कि इनके दिमाग में जो बॉन्ड है वो सेम रहेगा, इनकी बॉन्ड एनर्जी, इनके बॉन्डिंग, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, मतलब इस तरीके की जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये केमिकल प्रॉपर्टीज में आती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में इनका कलर हो गया, ठीक है, इनकी स्मेल हो गई, इनकी डेंसिटी हो गई, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये सब फिजिकल में आता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज इन सबकी सेम होती हैं। यही बात हमने इन 3 प्रॉपर्टीज में बताई, क्योंकि हमसे बोला गया था होमोलोगस सीरीज बताओ और उसकी 3 प्रॉपर्टीज बताओ। तो अब एक काम कर लेते हैं, हम ये वाली एरिया को रब कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन टोटल एंड पार्शियल
सिंथेसिस नाम से ही पता चल रहा है टोटल और पार्शियल सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, टोटल का मतलब पूरा, पार्शियल का मतलब थोड़ा सा, आधा अधूरा। तो इसमें कंप्लीट सिंथेसिस होती है ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, एक मॉलिक्यूल अगर मुझे बनाना है तो उसकी कंप्लीट सिंथेसिस होगी। ठीक है, यानी कि उसका बेसिक जो मॉलिक्यूल है इज ऑल्सो सिंथेसाइज्ड। अब उसका क्या मतलब है कि अगर मुझे एक मॉलिक्यूल बनाना है, ठीक है, या कोई सब्सटेंस बनाना है, तो उसका बेसिक मॉलिक्यूल मुझे बनाना पड़ेगा। जैसे हमारे पास प्रोटीन होता है, प्रोटीन होते हैं, यानी मैं यहाँ लिख देती हूँ, जैसे हमारे पास प्रोटीन होता है, प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, लेकिन ये छोटे छोटे मोनोमर से बनता है जिसको हम अमाइनो एसिड कहते हैं। ऐसी है ना, अमाइनो एसिड से मिलके बनता है। तो कंप्लीट सिंथेसिस में क्या है, सॉरी टोटल सिंथेसिस में क्या होता है कि मुझे प्रोटीन बनाना है, ठीक है, पूरा। अब इस प्रोटीन बनाने के लिए मुझे एक एक अमाइनो एसिड को भी बनाना पड़ेगा, यानी कि वो मॉलिक्यूल भी बनाना पड़ेगा जिससे प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन तो मुझे बनाना ही है, लेकिन एक एक मॉलिक्यूल को जमा करके उसको भी गैदर करके बनाना है, जैसे हमारे घरों में खाना बनता है। ठीक है, अब उसमें टोटल सिंथेसिस क्या है कि आपने अगर बिरयानी बनाई है तो आप बिरयानी का एक एक मसाला खुद डालो। और पार्शियल सिंथेसिस क्या है कि आपने मसाला खुद से नहीं बनाया बल्कि बाहर से पैकेट का मसाला मंगवा लिया। दैट इज पार्शियल सिंथेसिस, क्योंकि आपने आधा काम करा, आधा आपको बना बनाया मिल गया। लेकिन यहाँ पे आपको पूरा काम करना होता है कंप्लीट सिंथेसिस के अंदर, सॉरी कंप्लीट कह रही हूँ, टोटल के अंदर। पार्शियल के अंदर पार्शियल मॉलिक्यूल इज सिंथेसाइज्ड के अंदर पार्शियल मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल इसमें इज जस्ट मॉडिफाइड, मॉलिक्यूल को मॉडिफाई किया जाता है। मतलब मॉडिफाई करने का मतलब क्या है, यहाँ पे पूरा मॉलिक्यूल बना रहे थे, हमें यहाँ पे बनाने का काम नहीं करना, हमारे पास मॉलिक्यूल मौजूद है ऑलरेडी, बस उसको कुछ चेंजेस करके बेहतर बनाना है। पहले से मौजूद है बस, अब वो पहले से कैसे मौजूद है, हमारे नेचर से मिला है, अल्लाह ताला ने बना के दिया है, जस्ट उसको मुझे बेहतर बनाना है। अब इसकी एग्जांपल समझते हैं कि मुझे कोई मॉलिक्यूल बनाना है, ठीक है, और मैंने कुछ बेसिक यूज करे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से मुझे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन को पहले मैंने पकड़ा, फिर उनके साथ रिएक्शन करवाए, कुछ करके बेसिक मॉलिक्यूल बनाऊंगी। फिर उस बेसिक मॉलिक्यूल बहुत सारे बना के जमा करके उनके रिएक्शन करा के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाऊंगी। तो ये मॉलिक्यूल एक बिल्कुल बेसिक मॉलिक्यूल से बन रहा है, CO2 से। इससे भी मुझे बनाना है बेसिक मॉलिक्यूल, जैसे CO2 लेके मुझे अमाइनो एसिड बनाना है, फिर इस अमाइनो एसिड से मैं प्रोटीन बनाऊं। इसकी एग्जाम्पल ऐसे है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मॉलिक्यूल मॉडिफाई हो रहा है ना, जैसे कि पेनिसिलिन है, इससे मैं एमॉक्सिसिलिन बनाऊं। ठीक है, एमॉक्सिसिलिन, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। अब इस पेनिसिलिन से मैं बनाऊं एमॉक्सिसिलिन, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस कर दूं, मॉलिक्यूल पहले से मौजूद था, जस्ट मैंने चेंजेस किया और वो बन गया। ठीक है, लास्ट इसकी एप्लीकेशन के ऊपर पॉइंट आता है, ये हमें पूरे प्रोसीजर्स पढ़ने के लिए हेल्प करता है। इसमें पूरे पूरे प्रोसीजर्स होते हैं, पाथवेज होते हैं, ठीक है, और इसमें सिर्फ हम मॉडिफिकेशन पढ़ रहे होते हैं। कोई मॉलिक्यूल मौजूद है, उसकी मॉडिफिकेशन करवानी है, तो उधर यहाँ पर मॉडिफिकेशन के अंदर एप्लीकेशन है पार्शियल सिंथेसिस की। कंप्लीट सिंथेसिस के अंदर हम प्रोसीजर्स और पाथवेज को देख रहे होते हैं कि किस तरीके से बन रहा है, पहले सिंपल मॉलिक्यूल इन तरीकों से गुजरा, फिर ये बना, फिर उनके क्या पाथवेज हैं, पूरा ये तरीका हम देख रहे होते हैं। उसकी एप्लीकेशन पूरे प्रोसीजर्स में जाती है, लेकिन यहाँ पे मॉडिफिकेशन के अंदर इसकी एप्लीकेशन आती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, व्हाट आर वेरियस प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम इट। उसके लिए यहाँ का रब करना पड़ेगा ताकि जगह बन जाए, क्योंकि
बोर्ड के ऊपर इतनी जगह हो नहीं पाती है, तो टाइम भी वेस्ट ना हो, काम भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कर लें, इस तरीके से मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फिर मैं समझ सकती हूँ बच्चे बोर होना शुरू हो जाते हैं, तो इस वजह से चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल की अगर बात करें तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल क्या है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, बेसिकली डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ कोल in the absence of oxygen, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में कोल को हीट अप करना और उसको हीट करके उसके बाय प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना एंड प्रोड्यूस बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम इट। ठीक है, ठीक है। तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम इट, कोल को जलाना इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हीट करना, जिसके नतीजे में क्या होगा, कोल कुछ चीज़ों में टूट जाएगा। ये जिसकी लाती डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के स्टेप्स हैं कुछ। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है, इसके अंदर क्या होती है, हीटिंग होती है। ठीक है, हीट कर रहे होते हैं कोयले को 400 से लेके 900 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर रहे होते हैं एक चैम्बर के अंदर, जिससे वो टूट जाता है। उसके बाद डीकॉम्पोजिशन होती है। ठीक है, हीट करने के बाद क्या होता है, डीकॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है वो। ठीक है, उसी चैम्बर के अंदर वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब किन किन चीज़ों में वो ब्रेक डाउन होता है, 3 से 4 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कोल गैस, ठीक है, कोल तार, ठीक है, और अमोनिया लिक्विड। तो ये मेनली 3 चीजें होती हैं, कोल गैस, कोल टार और अमोनिया लिक्विड। ठीक है, ये 3 चीजें ब्रेक हो रही होती है जब हम कोयले को जलाते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें मिल रही होती हैं। लास्ट में क्या होता है, अच्छा स्टेप नंबर 1 हीटिंग था, डिकॉम्पोजिशन स्टेप नंबर 2 था। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, कूलिंग एंड कंडेंसेशन। कूलिंग एंड कंडेंसेशन यानी कि कूल करके कंडेंस करना, जमा करना। हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोल गैस और अमोनिया लिक्विड जो है, ये 2 चीजें। अच्छा एक इसके अंदर एक और चीज भी होती है, कोल गैस होती है, कोल टार होता है और अमोनिया लिक्विड होता है। एक और चीज होती है इसमें, वो होता है हमारे पास कोक। ठीक है, कोक, कोक भी एक तरीके से कोयले की ही फॉर्म होती है, लेकिन इसको कोयला नहीं कह सकते, बट कोयले जैसा होता है ये। स्टेप 3 में हम कूलिंग एंड कंडेंसेशन कर रहे होते हैं, किन चीजों की, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या मतलब है, वो चीजें इनमें से जो हवा में इवेपोरेट हो जाए, जैसे पेट्रोल है, आप पेट्रोल को रखो वो 1 मिनट में उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि वो वोलेटाइल है, जल्दी उड़ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम कूल कर रहे होते हैं और कंडेंस जमा कर लेते हैं फौरन से, किन चीजों को, एक तो कोल टार, अमोनिया लिक्विड। ठीक है, ये 2 चीजें क्या है, ये लिक्विड है, इनको जमा कर लेते हैं। दूसरा कोल गैस को, कोल गैस को, क्योंकि ये गैस है। हमेशा वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना, या तो वो लिक्विड होते हैं या फिर वो गैस होते हैं, तो हम इनको जमा कर लेते हैं ताकि ये इवेपोरेट ना हो जाए फौरन से ना, मतलब गायब ना हो जाए हवा में, बचा लेते हैं इनको कूल करके फौरन। क्योंकि अगर हमने इसको कूलिंग में नहीं रखा ना, तो ये रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाएंगे।
ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास 4 क्वेश्चंस हो गए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस को मैं लिखती हूँ और फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट डाउन सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहली बात क्या, कि ये कैटिनेशन करते हैं। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है कि कार्बन की लॉन्ग चेन बन जाना, लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन, कार्बन की लॉन्ग चेन्स बन जाना। अब कार्बन जो है ना, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो कैटिनेशन कर सकता है। कैटिनेशन का मतलब क्या है कि कार्बन एक दूसरे से जुड़ जुड़ के लंबी लंबी चेन्स बना लेते हैं, ऐसे बहुत नंबर लग सकते हैं इस तरीके से। ये कार्बन की प्रॉपर्टी कहलाती है कैटिनेशन, क्योंकि कार्बन कार्बन से बहुत अच्छे से अटैच हो सकता है। कार्बन कार्बन से बहुत अच्छा बॉन्ड बना लेता है बजाय किसी और एटम के कंपैरेटिवली। अपने जैसे एटम से वो अच्छा बॉन्ड बनाता है, इसीलिए कैटिनेशन की प्रॉपर्टी वो फॉलो करता है। सेकंड, कैटिनेशन के अलावा नॉन आयोनिक नेचर होती है। नॉन आयोनिक नेचर का मतलब क्या है कि हम कभी भी इस चेन के अंदर ये नहीं देखेंगे कि ये वाला कार्बन पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, यानी कि कोई पोल्स नहीं बनते, कोई पोल्स नहीं बनते, पॉजिटिव नेगेटिव वाला फैक्टर नहीं होता। क्यों? क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है ना, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ना इस पे नेगेटिव साइन आ सकता है, ना इस पे नेगेटिव, ना इस पे पॉजिटिव, ना इस पे पॉजिटिव। इसीलिए नॉन आयनिक नेचर होती है। ठीक है, कोई पोल्स जनरेट नहीं होते, ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका रीजन क्या है? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कार्बन कार्बन के दरमियान में क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, कार्बन आपस में जो वैलेंसीज पूरी कर रहे होते हैं वो कोवलेंट बना के कर रहे होते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि फोर्सेस वीक होती हैं एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इसीलिए वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। अब इसकी एग्जांपल में पेट्रोल को ले सकते हो। पेट्रोल में क्या होता है, आप उसको रखो ना, वो फौरन से इवेपोरेट हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे ही वो उड़ जाता है। रीजन क्या है? वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वीक होती है। फोर्सेस के अंदर हम मेनली इसको कह रहे होते हैं। और है फ्लेमेबिलिटी, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। फ्लेमेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जलना। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो जल सकते हैं, इवन हम भी ऑर्गेनिक है, अगर हम में कोई आग लगाते हैं तो लोग जल के मर नहीं जाते। उसके अलावा लकड़ियां जल जाती हैं, पेट्रोल जलता है, सारी चीजें जला सकते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बर्न हो सकते हैं। फ्लेमेबिलिटी का मतलब क्या है? बर्न होना, बर्न हो सकते हैं, और इनकी इस प्रॉपर्टी की वजह से ये एज अ फ्यूल इस्तेमाल किए जाते हैं वाइडली। उसके बाद है डिफाइन कैटिनेशन। अच्छा, कैटिनेशन तो हमने ऑलरेडी ऊपर समझ लिया, तो यहाँ पे इसको नहीं करेंगे। बकी बॉल वाला जो डेफिनेशन है वो मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें करवाऊंगी, तो इसको भी अभी हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। फंक्शनल ग्रुप, आइसोमेरिज्म और रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम को देख लेते हैं। नंबर वन पे है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि एटम, कोई एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम which change the property of organic compound। ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम अगर किसी कार्बन की चेन के ऊपर लग जाए तो वो उसकी प्रॉपर्टी बदल देगा, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी। जैसे अभी ये कार्बन कार्बन है, मैं इसको एल्कीन कहूंगी, ठीक है, कार्बन कार्बन जुड़े हुए, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे OH लगा दिया तो ये अब
कार्बन नहीं रहा, मैं इसको अल्कीन नहीं कहूंगी, सिर्फ इस एक OH की वजह से अब मैं इसको एल्कोहल कहूंगी। तो इस तरीके से बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे कार्बन की चेन है, ये अगेन अल्केन है। अब मैंने इसके एक तरफ लगा दिया COOH, तो अब ये एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। तो इस किस्म के एक एटम भी हो सकता है और एक से ज्यादा एटम का ग्रुप भी हो सकता है। अगर किसी चेन के ऊपर लग जाए और उसकी प्रॉपर्टी को बदल दें, वो कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। सेकंड है आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म, molecule having same molecular formula but different structural formula, structural formula, ये चीज कहलाती है आइसोमेरिज्म। मतलब एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और उसके मैं 2-3 स्ट्रक्चर बना सकती हूँ। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जगह है C5 और H12, ये फॉर्मूला है पेंटेन का। अब मैं इसके एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बना सकती हूँ। एक मैं सीधा बना दूं, 1 2 3 4 5। एक मैं कार्बन को ऐसे भी लगा सकती हूँ, एक मैं ऐसे भी लगा सकती हूँ। ठीक है, इसमें भी 5 कार्बन है लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग हो गया। इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है। ठीक है, लेकिन बस स्ट्रक्चर अलग हो गया, फॉर्मूला दोनों का सेम ही है, 5-5 कार्बन। पेंटेन पेंट कहती है 5 को है, लेकिन जब स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया तो ये चीज कहलाती है कि आइसोमेरिज्म के एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन उसके स्ट्रक्चर एक से ज्यादा बन रहे हैं, तो दैट इज आइसोमेरिज्म। लास्ट है रीफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। इसमें क्या कर रहे होते हैं, स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, ये कार्बन स्ट्रेट लगा हुआ है, इसको कन्वर्ट कर दिया इसके अंदर, ब्रांच के अंदर। ब्रांच का मतलब क्या है, सीधे नहीं लगे हुए, ऊपर भी लगे हुए, इधर इधर लगा दिया मैंने, हटा के इसके ऊपर लगा दिया। तो ये रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम कहलाता है कि पेट्रोल में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन तो होते हैं। अब ये स्ट्रेट लगे हुए तो ये पेट्रोल अभी ऐसा है, लेकिन मैंने इसकी रिफॉर्मिंग करवा दी, मतलब इसको कार्बन आगे पीछे कर दिए, ऊपर नीचे लगा दिए और चेन को छोटा कर दिया। अब ये थोड़ी छोटी सी हो गई, लंबे की बजाय छोटी हो गई, ये जिसके कहलाती है रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। उसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, पिछली चीजें जो पढ़ते हुए आ रहे हैं उसी से रिलेटेड है लॉन्ग क्वेश्चन। डिस्क्राइब नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास क्या क्या आता है, सोर्स का मतलब है कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, ये बताना है। तो देखो, हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड एक तो प्लांट से, एक तो फॉसिल फ्यूल से मिलते हैं, फॉसिल रिमेन्स से मिलते हैं, प्लांट्स से मिलते हैं, एनिमल्स से मिलते हैं। ठीक है, मेनली ये 3 चीजें रोल प्ले करती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मौजूदगी का। उनके सोर्स यही 3 चीजें हैं। फॉसिल रिमेन्स क्या, जमीन के अंदर से निकले, जैसे पेट्रोल जमीन के अंदर से निकलता है, गैस जमीन के अंदर से निकलती है। और फॉसिल कैसे बनता है पेट्रोल, अब देखो कैसे बनता है उस पर बात पर आते हैं। पहले फॉसिल रिमेन्स के अंदर क्या क्या आता है। फॉसिल रिमेन के अंदर कोल आता है, पेट्रोलियम आता है और नेचुरल गैस आती है। ये 3 चीजें फॉसिल फ्यूल के अंदर आती है। बाकी प्लांट्स और एनिमल ये दोनों लिविंग है। ठीक है, लिविंग है, लिविंग सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सबसे पहले कोल की बात करें तो कोल को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ट्रीज ब्यूरीड हुए थे मिलियंस ईयर्स में, ठीक है, 500 मिलियन ईयर्स के करीब,
वो बाद में जाके कोल बन गए। यही बात हम लोग करते हैं। मैट्रिक में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई कोल कहाँ से आया, लाखों करोड़ों साल पहले, मिलियंस ईयर्स पहले दरख्त, कोई जलजला आया होगा अर्थ पे, जितने भी दरख्त थे, क्योंकि पहले तो दुनिया जंगल थी, तो जितने भी दरख्त थे वो जमीन के अंदर धंस गए, और जब हमने करोड़ों साल बाद जमीन को खोदा तो वही लकड़ियां जो दरख्त की धसी थी उस वक्त, वो आज के दौर में कोल में ट्रांसफॉर्म हो गई, क्योंकि जमीन के अंदर टेम्परेचर भी ज्यादा होता है और जमीन के अंदर बैक्टीरियाज भी होते हैं। ये दोनों चीजें मिलकर कोल को कन्वर्ट कर देती है, सॉरी वुड को कन्वर्ट कर देती है कोल के अंदर। ये वाली बात कोल के बारे में हो गई। मतलब ये आप बहुत सिंपल है, सिंपल सी बात है, नोट्स भी साथ में लगा दूंगी कि कोल कैसे आता है जमीन के अंदर। जो लकड़ियां धसी थी लाखों साल तक वो धसी रही और जमीन के अंदर उनका रिएक्शन होता रहा, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और साथ में हीट और प्रेशर, जमीन के इन तीन चीजों ने इस लकड़ी को कोल में कन्वर्ट कर दिया। अभी हमने आगे पढ़ा था ना, 4 टाइप्स पढ़ी थी, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन और एंथ्रासाइट। वही सब कोल के अंदर, सब एज इट इज आप लिख दो, वो जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था। दूसरी चीज है पेट्रोलियम। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम क्या है, ये मिक्सचर होता है, मिक्सचर होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का। जहां से पेट्रोलियम मिलता है ना हमें, वहीं से नेचुरल गैस भी मिलती है। ये जो तीसरी है ना नेचुरल गैस, ये भी वहीं से मिलती है जहां से हमें पेट्रोलियम मिलता है। अब पेट्रोलियम ना एक थिक ब्लैक लिक्विड होता है, बहुत गाढ़ा सा लिक्विड होता है, जमीन के अंदर मिलता है। अब ये पेट्रोलियम हमें कैसे मिला, कहा जाता है, साइंस ये मानती है कि आज से लाखों साल पहले जो मैराइन एनिमल्स मरे थे, क्योंकि समंदर के अंदर क्या होता है, बड़ी बड़ी वेल्स हैं, बहुत ज्यादा समुद्री जानवर मरते हैं, तो वो जमीन, उस समंदर की जो तह है उसके अंदर दफन हो जाते हैं। या आज के दौर में आप देख सकते हो काफी सारे समंदर ऐसे भी हैं जो खुश्क हो चुके हैं, या काफी सारी दरिया नदियां भी ऐसी हैं, रिवर्स ऐसे हैं, लेक्स ऐसे हैं जो खुश्क हो गए हैं। तो उनके अंदर के जितने भी मैरीन एनिमल्स थे ना, वो सब के सब मर गए और उनकी बॉडीज उस जमीन के अंदर दफन हो गई। लाखों साल बाद जब हमने उनकी बॉडीज को निकाला तो उनके जो फॉसिल रिमेन्स थे वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो चुके थे। पेट्रोलियम, इवन इंसान की बॉडीज भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती है पेट्रोलियम बनाने में। तो पेट्रोलियम बेसिकली 3 चीजों का मिक्सचर होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस का। इसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इसके अंदर हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, मतलब मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं अगर सिंपल सी बात की जाए। तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस एक ही जगह से निकलते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम के अंदर काफी सारी चीजें हमें मिलती हैं, बहुत सारी चीजें। अगर आप पेट्रोलियम को तोड़ो तो हमें इससे पेट्रोल मिलता है, ठीक है, पेट्रोल भी हमें पेट्रोलियम से मिल रहा होता है। केरोसिन ऑयल, जिसको मिट्टी का तेल कहते हैं, वो भी हमें इधर से ही मिल रहा होता है। उसके अलावा डीजल भी हमें यहीं से मिल रहा होता है, डीजल भी यहीं से मिल रहा होता है। और उसके अलावा ग्रीस, वैक्स एटसेट्रा, ये सब हमें पेट्रोलियम से ही मिलते हैं। हम पेट्रोलियम की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाते हैं, जैसे कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पढ़ी थी ना हमने, कि उससे हमें कोक मिलता था, अमोनिया लिक्विड मिलता था, काफ़ी सारी चीज़ें मिलती थी। सिमिलरली जब हम पेट्रोलियम का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं और बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। नेचुरल गैस की बात की जाए अगर, तो नेचुरल गैस जो है ना वो मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलके बनती है। इसमें से मीथेन सबसे ज्यादा होती है, 85% मीथेन होती है। यानी कि नेचुरल गैस चार गैसेस से मिलके बनती है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। 1 कार्बन वाली गैस, 2 कार्बन वाली गैस, 3 कार्बन वाली गैस और 4 कार्बन वाली गैस से ये मिक्सचर है नेचुरल गैस। तो हमारे घरों में भी आ रही होती है, ये वही गैस है, ठीक है। इसमें से हाईएस्ट परसेंटेज मीथेन का होता है, मोस्टली एमसीक्यूज में पूछा जाता है, तो मीथेन कॉन्ट्रीब्यूट 85% ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई, ये हमारे पास फॉसिल रिमेन्स में आ गए। अब हम बात करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की। प्लांट्स और एनिमल्स को कहा जाता है नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स कहा जाता है। नेचुरल प्रोडक्ट्स में हमारे पास क्या आते हैं, प्लांट्स एनिमल्स, ठीक है, सिंपल प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं।
प्लांट्स एंड एनिमल्स बोलो या नेचुरल प्रोडक्ट्स बोलो, एक ही बात है। यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं। जो चीज़ जल जाए दैट इज़ ऑर्गेनिक। हम भी बर्न हो सकते हैं, मतलब हमारी बॉडी भी कहीं ना कहीं कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनी है, बल्कि कहीं ना कहीं नहीं, अच्छी खासी बॉडी हमारी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनी है। हम खुद ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमें खुद ऑर्गेनिक बॉडी है। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। आप प्लांट्स और एनिमल्स से काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल कर सकते हो। प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, वाइटामिन हो गए, कितनी सारी चीज़ें हमारी बॉडी में होती है ना, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, हम जो खा रहे हैं खाना पीना, ये सब ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। तो हम अपनी बॉडी से काफ़ी सारी चीज़ों से हासिल कर सकते हैं, प्लांट से हासिल कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू, जैसे फर्टिलाइजेशन हो गई, डिस्टिलेशन हो गई, प्योरिफिकेशन हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके थ्रू हम अपनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में से निकाल सकते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स को। और हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म भी हमारी जो बॉडी है या प्लांट्स की बॉडी है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेचुरल प्रोडक्ट बनाने में, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने। जैसे हमारी बॉडी है, हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी क्या करती है, उस खाने को मेटाबोलाइज करती है, हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होती है, और फिर वो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड में टूट जाते हैं, बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। तो ये सारे काम हमारी बॉडी कर रही होती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म मेनली हम अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म से बहुत सिंपल जो है मॉलिक्यूल्स हासिल कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। अच्छा, मैं नोट्स शेयर कर दूंगी क्योंकि जाहिर सी बात है ये लॉन्ग का क्वेश्चन है और पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। अगर मैं पूरा यहाँ पे लिखने खड़ी हो जाऊंगी तो आपको पता है वीडियो पर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है। पूरा ना करवाने पे, सिर्फ मेन पॉइंट्स बताने पे ही वीडियो ऑलमोस्ट एक एक घंटे पे पहुंच जाती है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि सिर्फ मैं आपको मेन पॉइंट्स बताऊं कि आपको समझ आ जाए, और इतनी समझ आ जाए कि अगर आप याद नहीं भी करते हो तो आप एटलीस्ट खुद से लिख सको। ऐसा मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तो ये मैंने मेन पॉइंट्स यही लिखे हैं, और पूरी कहानी भी मैंने आपको बता दी भाई किसमें क्या कहानी है, तो आप इसको अपनी वर्ड्स में भी लिख सकते हो। बाकी नोट्स आपके साथ मैंने शेयर कर दिए हैं, आप इन नोट्स को भी देख सकते हो, इन नोट्स से भी समझ सकते हो। ठीक है, तो जो आपको बेहतर लगे आप वैसे ही करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आ जाए तो आप खुद से भी लिख सकते हो, बजाय इसके कि आप रट्टे की तरफ जाओ। ठीक है, अच्छा तो बस एक लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया है। चैप्टर को हमने बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, बस हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं। बस एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है बकी बॉल वाला, वो वाला क्वेश्चन मैं यहाँ लिखती हूँ, और फिर हम यहीं से वीडियो को कंटिन्यू करके उस एक क्वेश्चन के बाद वीडियो एंड कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन है बकी बॉल वाला कि डिफाइन बकी बॉल, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर, मेंशन सम प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले बकी बॉल क्या होती है इसके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं। बकी बॉल बेसिकली एक हॉलो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो कि मेड अप ऑफ कार्बन होता है, कार्बन से मिलके बना होता है। साथ में मैंने पिक्चर भी लगा दी है, आंसर भी शेयर कर दिया है, डायग्राम आप देख सकते हो, क्योंकि डायग्राम यहाँ बनाना थोड़ा सा मुश्किल चीज़ है, बट मैं स्टिल कोशिश करूंगी बनाने की। एक हॉलो यानी कि अंदर से खाली, हॉलो का मतलब होता है अंदर से खाली सा। स्फेरिकल बॉल है, ठीक है, बॉल है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, जो कि कार्बन से मिलकर बना है, कार्बन का बना हुआ है। अब दूसरी क्या है, इसका स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो उसके स्ट्रक्चर में हमारे पास 12 होती हैं 5 मेंबर कार्बन रिंग, और 20 होती हैं 6 मेंबर कार्बन रिंग। ठीक है, 12 5 मेंबर कार्बन रिंग होती है और 20 6 मेंबर कार्बन रिंग होती है। यानी कि कार्बन रिंग का मतलब क्या होता है, रिंग ये होता है कि कार्बन आपस में इस तरीके से बॉन्ड बनाए हुए सर्किल में, 5 मेंबर वाले ऐसे होंगे, और अगर मैं 6 मेंबर बनाऊं तो ऐसे 6 मेंबर ऐसे गोल गोल। तो कुछ इस तरीके की रिंग्स होती हैं सर्कल में, 5 मेंबर और 6 मेंबर की। 5 वाली जो मैंने अभी यहाँ बनाई थी वो 12 होती है इसके अंदर, और जो 6 वाली मैंने बनाई थी वो 20 होती हैं। अब जो 5 मेंबर कार्बन रिंग होती है ना, 5 मेंबर कार्बन
रिंग जो है वो सराउंड कर रही होती है, सराउंडेड बाय 6 मेंबर कार्बन रिंग। इसका क्या मतलब है कि भाई ये अगर एक फॉर एग्जाम्पल 5 मेंबर की रिंग है तो इसके चारों तरफ इस तरीके से 6 मेंबर वाली रिंग होगी, ये घिरा हुआ होगा इस तरीके से चारों तरफ। फिर इसके 6 के बाद फिर 5वीं यहाँ पर होगी, हर 5 कार्बन वाली की रिंग 6 वालों से सराउंड कर रही होगी इस तरीके से। सही है, ये 5 वाली है, बाकी 6 वाली सराउंड कर रही होंगी। फिर यहाँ पे एक 5 वाली होगी, ये 6 वाली से इस तरीके से सराउंड कर रही होगी चारों तरफ से। और इस तरीके से इसका एक हॉलो सा स्ट्रक्चर है, एक 5 वाली सराउंड करिए 6 वाली से, फिर जहाँ 6 वाली आ रही है, फिर वहाँ पे 5वीं है, फिर वो सराउंड कर रही है, फिर 5वीं, फिर सराउंड, इस तरीके से इसका एक हॉलो सा स्ट्रक्चर है। मैं पिक्चर को बड़ा करके भी लगा दूंगी ताकि आप और अच्छी तरीके से देख सको। स्ट्रक्चर की बात हो गई, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पहली बात क्या कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि बहुत मजबूत होता है, अपने ऊपर लोड बर्दाश्त कर सकता है बकीबॉल। दूसरा 2800 डिग्री सेल्सियस इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, 2800 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट यानी कि इतना ज्यादा इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। लाइट वेट होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा भारी नहीं होते, और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है, ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज हो गई, यानी कि काफी वाइडली इसको यूज किया जाता है बकीबॉल को। ये एक बकीबॉल है क्या, मेनली एक एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की एक इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है, जैसे कि ग्रेफाइट है, जैसे कि डायमंड है। सिमिलरली बकीबॉल भी एक न्यूली डिस्कवर्ड बकी एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मैंने कोशिश करी है बनाने की, क्योंकि इसकी डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, 3D इसकी डायग्राम है, तो यहाँ पे बोर्ड पे बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट मैंने आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करी है कि एक 5 मेंबर की रिंग 6 सराउंड करी होगी, 6, फिर 5, 6 यहाँ पे खत्म हो रही है ना, 6 के में फिर 5 होगा, फिर चारों तरफ 6, फिर यहाँ पे 6 तो 5, फिर 6, इस तरीके से एक सर्कल सा, इस तरीके से स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना रहा होगा, इस तरीके से यूं आगे पीछे, इस तरीके से, अंदर से खाली, जैसे एक बॉल होती है ना, बॉल अंदर से खाली होती है और उसके जो स्ट्रक्चर है ऊपर से, उस पे इस तरीके से कार्बन लगे हुए हैं, कार्बन की रिंग्स लगी हुई है। तो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसी के साथ हम यहाँ पे अपने इस चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो फिर हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ज़्यादा लेंथी ना हो वीडियो और आप लोग को समझ में आ जाए, यही मेरा टारगेट होता है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।